नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आज के इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये श्रृंखला विशेष है, विशेष इसलिए क्योंकि इस श्रृंखला में हम इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड बात करेंगे और लोगों के सामने सही और ऑथेंटिक जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे। इस श्रृंखला में हमारे साथ में विशेष रूप से दीप्ति जी जुड़ी रहेंगी और वो हमें सारी चीज़ें शेयर करेंगी, बताएंगी और गाइड करेंगी। दीप्ति जी, आपका इस विशेष श्रृंखला में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राइट, मैं अगर दीप्ति जी के बारे में बताऊं तो दीप्ति जी जो हैं वो एक फर्म है फिनवेस्ट्री, उसकी फाउंडर हैं। फिनवेस्ट्री फर्म जो है ये एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और साथ ही ये इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में भी डील करती हैं और ये इनकी फर्म के माध्यम से लोगों को वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती हैं। ये इंदौर और सेंट्रल इंडिया की बड़ी ही ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही ये 200 से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ में डील करती है और विशेष रूप से इसके अंदर इनके 25 से ज़्यादा कस्टमर भारत के बाहर के हैं, जो कि अलग अलग देशों से, जैसे यूएस, फिर यूके, सऊदी अरेबिया और भी कई कंट्रीज से। सो दीप्ति जी, आज आपने इस पूरी श्रृंखला के लिए और आज के एपिसोड के लिए आपका समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया उसके लिए। जी, दीप्ति जी, इससे पहले कि हम हमारे कोर टॉपिक जो कि आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड, राइट, तो म्यूचुअल फंड की तरफ चलें। अब म्यूचुअल फंड चूंकि मार्केट से रिलेटेड होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि शेयर मार्केट जो है वो काफी डाउन हुआ और काफी अच्छे नंबर्स में डाउन हुआ, या फिर मैं इसे कहूँ कि क्रैश हुआ। तो मैं इसकी बेसिक वजह आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा। जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी मैं कि जो आपने वर्ड यूज किया है क्रैश, वो उसकी जगह हम डाउन टर्न वर्ड यूज करते हैं। ओके। क्योंकि क्रैश तब होता है जब मार्केट ड्रास्टिकली फॉल होता है 20% से ज्यादा एक बार में। तो ये फॉल जो है वो 20% के अंदर है। ओके। तो इसलिए इसको टेक्निकली क्रैश नहीं कहा जाएगा। ओके। ये एक तरह से डाउन टर्न है, हिकअप है थोड़ा सा। जैसे आप जानते हैं कि मार्केट का जो नेचर है, स्टॉक मार्केट का नेचर है, वो अप एंड डाउन होना है। मतलब अप भी होता है, डाउन भी होता है। अब पिछले काफी समय से क्योंकि इंडिया का अभी जो ग्रोथ स्टोरी है, इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल हो गया है और उसका ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट चल रहा है। इस वजह से मार्केट काफी टाइम से, मतलब आफ्टर कोविड अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली न्यू हाइज बनाते जा रहा है। मतलब इन्वेस्टर सोचते हैं कि कहीं करेक्शन आए तो हम लोग एंटर कर पाए, तो कई बार वो मौके ही नहीं मिल पा रहे इन्वेस्टर्स को। तो अभी का जो मार्केट डाउनटर्न जो आया है, तो उसका जो सबसे मेन रीजन है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अभी अपना पैसा इंडिया से निकाल लिया। तो जो पैसा उन्होंने निकाला वो लगभग उन्होंने अक्टूबर में निकाला, मतलब जी। सितंबर तक मार्केट ऐसा ही था। अक्टूबर के स्टार्टिंग से उन्होंने निकालना शुरू किया। क्यों निकालना शुरू किया? क्योंकि उन्होंने चाइना में उनको अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज लगी। इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने चाइना ने इकोनॉमिक स्टिमुलस कुछ काफी अट्रैक्टिव अनाउंस किए। तो ओके। एफआईआईज को लगा कि इंडिया से बेटर डेस्टिनेशन अब चाइना है। इसलिए उन्होंने अपना पैसा, इन्वेस्टेड जो पैसा था उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के और चाइना में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो अगर इसको थोड़ा पॉजिटिव मोड पे देखें तो ये उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे हम हमेशा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। क्या राइट। हम कभी भी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में, एक ही फंड में, एक ही जगह पे लगाते हैं क्या? नहीं लगाते नहीं। हैं, है ना? हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि एफआईआईज भी अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर रही है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि चाइना में कुछ इकोनॉमिक अट्रैक्टिव स्टिमुलस है जिसकी वजह से अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है, तो उन्होंने इंडिया से कुछ पैसा निकाल के चाइना में डाल दिया। तो राइट। इसलिए ये बहुत वरी करने की बात नहीं है। बहुत वरी करने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो राइट। हिस्ट्री में जो एक्चुअल क्रैश हुए हैं, राइट, जिसका जो के मैंने, भी नंबर स्क्रीन पे आएंगे अभी। हाँ,
जो नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे डेटा शेयरिंग के लिए, तो अगर आप जी। हिस्ट्री में जाते हैं, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जो क्रैशेस हुए, फेमस क्रैश, मतलब अगर हम बहुत पहले भी नहीं जाते हैं, तो भी जैसे 2008 के टाइम का जो क्रैश हुआ था, मार्केट क्रैश, उस टाइम पे 1 महीने में जो एफआईएस थी, उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए अपने इन्वेस्टमेंट में से। राइट। तो उस समय मार्केट कितना गिरा? उस समय जो मार्केट गिरा वो 37% के लगभग गिरा, मतलब उस 1 मंथ में जब उन्होंने वो निकाला। वो भी कुछ सितंबर अक्टूबर 2008 का ही टाइम था। तो उस टाइम जब उन्होंने निकाला तब ये 37% से मार्केट गिरा। ठीक है, उसके बाद जब कोविड का टाइम आया, तो जी। कोविड के टाइम में मतलब अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो जो हाउसिंग बबल आया था 2008 का, उसमें वैसे क्रैश टोटल 64% का आया, पर उस मंथ में, जिस मंथ में एफआईआई ने पैसा निकालना स्टार्ट किया था, उस मंथ में 37% गिरा था मार्केट। उसके बाद जब जी। कोविड का इंसिडेंट हुआ, तो कोविड का जो इंसिडेंट हुआ फेब मार्च में हुआ 2020 राइट। में। उस टाइम पे जब एफआईआई ने पैसा निकाला तो लगभग 78,000 करोड़ के आसपास का पैसा उन्होंने मार्केट से निकाला। ओके। तो जब 78,000 करोड़ निकाला गया, तो उस मंथ में जो मार्केट फॉल हुआ वो 30% हुआ। और अब मतलब 24, अभी हम 27 तारीख पे हैं, जो राइट। मार्केट क्लोज हुआ था वो 24 अक्टूबर के आसपास क्लोज हुआ था, है ना? जी। तो उस टाइम पे मतलब 24 अक्टूबर तक के जो फिगर्स हैं वो 98,000 करोड़ के हैं। ओके, 98,000 एफआईए ने निकाल लिए। जी। तो ओके। अक्टूबर 2024 में जो पैसा एफआईआई ने निकाला है वो 98,000 करोड़ रुपए निकाला है। और मार्केट कितना गिरा होगा? जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, अगर हम उसकी बात करते हैं, 6.5%। ओके, मतलब अब जहां आप पर कंपेयर कीजिए, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 37% वर्सेस 30% वर्सेस 6.5%। तो राइट। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको आप पॉजिटिवली लीजिए कि एफआईआई ने अपना पैसा डाइवर्सिफाई करने के लिए निकाला है ना? क्योंकि मार्केट उतना पैनिक रिएक्ट नहीं किया। अब क्यों पैनिक रिएक्ट नहीं किया, उसका एक रीजन ये भी है, हम लोग मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेल ओके। प्लस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो पूरा क्रेडिट हम लोगों को जाता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इतने समझदार हो गए हैं कि कोई भी इस तरीके के डाउनटर्न आते हैं तो पैनिक नहीं करते हैं। वो अपने एसआईपीज रोकते नहीं हैं, पॉज नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं करते कि अरे अब क्या मार्केट पूरा डूब जाएगा, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। उल्टा फोन कॉल्स ऐसे आते हैं कि अरे आज 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, पैसा लगा दे, हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है, तो आप बताइए ना कहाँ पे लगाए पैसा। राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर तो मैच्योर हो ही गया है, और जो डीआईआईज है यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने इस सेम मंथ में 92,000 करोड़ का मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो एफआई ने निकाला 98,000 और डीआईआई ने डाला 92,000। तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है वो काउंटर बैलेंस कर गया। इस वजह से भी मार्केट उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था या जितना हिस्टोरिकली गिरा था। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को नेगेटिवली ले, फेयर मन में लाए या पैनिक करें, उसकी वजह हमें इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। और हमें इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और जो ग्रोथ है आगे का, जो सब कुछ आप देखिए, मतलब जब से आफ्टर कोविड कितने सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, मेक इन इंडिया हुआ, पीएलआई स्कीम्स लॉन्च हुई, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया, हर चीज में इंडिया में बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफी हद तक इसकी वजह से दूर हुई। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रही है। तो हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उस पर विश्वास रखना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने चाहिए।
डिस्पाइट ऑफ दिस डाउनटर्न। बराबर, मतलब ये एक तरीके से आपदा में अवसर हम जी भारतीयों ने इसमें ढूंढा। जी बराबर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जो हमारा आज का कोर सब्जेक्ट है। जी उससे पहले मैं एक आपसे वाकई में पूछता हूँ कि क्या पैसे को सेविंग अकाउंट में ही रखना सही है? मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं वहीं पे रख के रहने देता हूँ। हाँ, मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि जैसे आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें जब भी आप अपना मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं, तो हाँ, आपको मुझे 10 10 लाख लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए देख के आपको बहुत सैटिस्फैक्शन होता है कि मुझे चलो बड़ा मेरा अच्छा लगता पैसा है। मुझे दिख रहा बराबर। है ना? ठीक है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ हाँ कि जी। ये जो 10 लाख रुपए हैं, इसको आप मतलब देखो जो भी पैसा हमारे पास होता है हम उसको खर्च करने का एक हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि कहीं ना कहीं हम वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, किसी गोल के लिए रखते हैं, जो भी रखते हैं, है ना? तो क्या इस पैसे के लिए आपने जो भी सोच के रखा है, तो उस प्लानिंग के हिसाब से क्या या आपको अगले 7 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में खर्च करना है? नहीं, ऐसी मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है, बस मुझे उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और वो सामने मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये मान सकती हूँ कि इसको आपको कम से कम 3-5 साल तक इतना बड़ा ज़रूरत नहीं आएगा हाँ, कि आपको पूरे कोई 10 कोई लाख ज़रूरत रुपए नहीं है, खर्च करने कोई पड़े। ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब आप मुझे एक बात और बताइए कि सेविंग अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, करीबन पौने 3% पौने 3% है ना? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर अपन बाकी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ छोड़ दें, हम लोग सिर्फ एफडी भी करने जाएँ, फिक्स्ड डिपॉज़िट, जो बैंक में करते हैं, तो अगर हम वो भी करने जाएँ, तो उसका इंटरेस्ट रेट अभी कितना चल रहा होगा? करीब अराउंड 8% 7 के आसपास। साढ़े 7-8% के हाँ, आसपास। तो हाँ, आपको आपके पैसे पे पौने 3% की ग्रोथ अच्छी लगेगी या 7 से 8% की ग्रोथ अच्छी लगेगी? 8% अच्छा लगेगा है ना? मिलना। हाँ, 8% अच्छा लगेगा। तो क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि हाँ, रिटर्न क्योंकि ज़्यादा मुझे मिल रहा है हुँ, ना? हुँ, तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा जो भी पैसा है, वो हमें कितने समय में खर्च करना है। अगर हमें बहुत इमीडिएट नीड नहीं है, हमें इमीडिएटली खर्चा नहीं करना है उसको, हम थोड़ा लंबे समय तक रख सकते हैं, जैसा आपने बोला 3 से 5 साल या और भी लंबे समय तक रख सकते हैं। तो क्या ये पौने 3% जस्टिफाई करेगा? पौने 3% का रिटर्न सालाना नहीं करेगा ना। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक तो रिटर्न भी कम है, दूसरा आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, आते ही होंगे, आप इस पे जी, टैक्सेस भी देंगे। तो आप टैक्सेस देने के बाद आप देखिए कि क्या पौने 3% ही बैठता है आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न? नहीं बैठता है ना? उससे भी कम बैठता है। तो आप अपने पैसे पे हम हमेशा ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं। अगर हुँ, हम ग्रोथ माइंडसेट से चलते हैं तो हम सेविंग अकाउंट में देख के सुख मिलना वो कंफर्ट ज़ोन हो गया, और उस पैसे को भी थोड़ा-सा काम पे लगाना वो हुँ, हमें ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बराबर क्योंकि 2 चीज़ें, हमें रिटर्न ज़्यादा कमाना है। रिटर्न क्यों ज़्यादा कमाना है? क्योंकि हमें महँगाई दर को बीट करना है। हमें हुँ, इन्फ्लेशन को बीट करना है। आप सोचिए आज से 5 साल पहले जो चीज़ें आप जितने रुपए में खरीदते थे, क्या आज भी आप उतने ही रुपए में खरीदते हैं? नहीं, नहीं ना। आज वो स्तर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि महँगाई दर बढ़ी है। तो कहीं न कहीं जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हमें अपने पैसे की भी वैल्यू उस हिसाब से बढ़ानी होगी, ताकि हम उस महँगाई दर के को हम बीट कर सकें और हमारी बराबर, परचेज़िंग पावर ग्रो हो पाए। बराबर। मतलब हम तो काम कर ही रहे हैं, पर हम साथ में हमारे पैसे को भी काम पैसे को पर भी लग रहे काम हैं। पे लगाएँ। जी, बराबर, बराबर। ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि सेविंग अकाउंट में रखने से कोई मतलब नहीं है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के कौन-कौन से एवेन्यूज़ होते हैं? क्या आप मुझे ये जी, बता सकते हैं? जी। इन्वेस्टमेंट के कौन-कौन से एवेन्यूज़ होते हैं? तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं। जैसे आप एफडी कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स जो बैंक में होते हैं, या कॉर्पोरेट एफडीज़ कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा रख सकते हैं। आप ये गोल्ड खरीद ट्रेडिशनल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गए, राइट। हाँ, हाँ, बिल्कुल।
आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स वगैरह खरीद सकते हैं आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कमोडिटीज़ वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा जिसका कंफर्ट और जैसा जिसका प्रेफ़रेंस, उस हिसाब से वो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करता है या मिक्सचर ऑफ उसमें इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में वो इन्वेस्ट करता है। राइट। अगर मैं इसी के कनेक्टिंग आपसे पूछूं कि मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मुझे किस एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करना है? जी, तो इसका सबसे सही जवाब ये है, देखिए इसका कोई थंब रूल नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वो सबसे सही रिटर्न देगा। मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आप तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, वो सबसे बेस्ट रिटर्न देगा। नहीं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे जैसे किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए, आप उससे अपने आने वाले फ्यूचर का प्लानिंग शेयर कीजिए कि आपके फ्यूचर में क्या-क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपकी इनकम अभी करंटली कितनी है, क्या अभी एक्सपेंसेस आपके चल रहे हैं और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में किन-किन स्टेजेस पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। उस हिसाब से वो आपको एक प्रॉपर कंसल्ट करके एक पोर्टफोलियो बना के देगा, आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कितना पैसा कहाँ और किस एवेन्यू में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएँगे, मतलब फाइनेंशियल ओके। एडवाइज़र्स। अब क्यों फाइनेंशियल एडवाइज़र सही तरीके से गाइड कर पाएँगे? क्योंकि वो उन्हें नॉलेज होता है सारे एवेन्यूज़ से रिलेटेड और उन्हें ये पता होता है कि किस तरीके के फाइनेंशियल गोल के लिए हमें क्या सजेस्ट करना चाहिए, मतलब कौन-सी फाइनेंशियल एसेट सजेस्ट करनी चाहिए। राइट। अभी आपने एक टर्म यूज़ करा म्यूचुअल फंड, राइट? और जी, जो हम आज के बारे में थोड़ा-सा इसी के ऊपर बात करना चाहेंगे। जी। तो मैं आपसे सबसे पहले ये एक बहुत बेसिक, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? हुँ। म्यूचुअल फंड का थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये है कि ये एक पूल ऑफ मनी है, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं और फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है, वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू इस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इस टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारी अलग-अलग स्कीम्स होती है, जैसे मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था डाइवर्सिफिकेशन। राइट। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम कभी भी सारा पैसा एक स्कीम में नहीं लगाते। तो स्कीम क्या होती है म्यूचुअल फंड में? जैसे म्यूचुअल फंड एक कंपनी है सपोज़। अब म्यूचुअल फंड कंपनी में अलग-अलग तरीके की स्कीम है, जो अलग-अलग ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है। जैसे हुँ, सपोज़ आपको ऑब्जेक्टिव है कि मैंने आज पैसा लगाया और 3 मंथ्स बाद में उस पैसे को अगर मुझे यूज़ करना है, तो मैं 3 मंथ्स बाद भी उसको निकाल सकूँ। तो ऐसे में लिक्विड फंड्स करके कैटेगरी होती है। तो उस हुँ, टाइप की स्कीम्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ओके, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जो मनी मार्केट रहता है, तो मनी मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट होता है और इसमें वैसी रिस्क नहीं रहती है, जैसे इक्विटीज़ में रिस्क रहती है, इक्विटी मार्केट में रहती है। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे कम से कम 5-6 साल तक पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आपका पैसा इक्विटी फंड्स में लगाया जाता है। डिपेंड करता है उस टाइम पे इक्विटी मार्केट का क्या सिचुएशन है। तो उस हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाता है कि पूरा पैसा आपको प्योर इक्विटी स्कीम्स में लगाना है या जो बैलेंस स्कीम्स होती है जिसमें इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो थोड़ा उसमें थोड़ा प्योर इक्विटी में ऐसा करके लगाया जाता है। तो ऐसा अ, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आप कितना समय दे सकते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ये दोनों तीनों चीज़ों के हिसाब से म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने इसीलिए इतनी सारी स्कीम्स बनाई है कि हर तरीके का इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। राइट। जी। ओके। अब अगर मुझे आज एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट? कैसे करेंगे? जी। कैसे करेंगे तो इसमें ऐसा होता है कि आप अगर आप बहुत स्किल्ड हैं, आपको इससे रिलेटेड आपको पूरा नॉलेज है और आपको लगता है कि आप अपना पैसा खुद ही इन्वेस्ट करके खुद ही मैनेज कर सकते हैं, तो हुँ, म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट प्लान्स के ऑप्शंस होते हैं। आप उन ओके, डायरेक्ट प्लान्स के ऑप्शंस के थ्रू आप खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करके और मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्किल्ड हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है या
आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी की प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है ये सब समझने में, मुझे पूरा अच्छे से नॉलेज या एनालिसिस करने के लिए मेरे पास समय नहीं है वगैरह, तो फिर आप किसी फाइनेंशियल जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो उनके थ्रू या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA बोलते हैं उनको, उनके थ्रू, ये इनके थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। तो ओके। ये आपको हेल्प करते हैं पैसा लगवाने में। अब जो ये पैसा लगता है, तो इसमें 2 तरीके के वेरिएंट होते हैं। एक होता है कि आपके पास एक वन टाइम अमाउंट है, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, इवन 5000 रुपीज़ भी है। कोई भी एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, जो आप सोचते हो कि मेरा ये कॉर्पस, मतलब मुझे ये इन्वेस्टेबल कॉर्पस है मेरा, इसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप उसको एक साथ लगा दें। आपने जैसे आज 5,000 रुपए लिए और लगा दिए, 50,000 रुपए लिए और लगा दिए। वो रिकरिंग बेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लगा दिए, उसके बाद उसको छोड़ दिया लगा के। दूसरा होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अमाउंट एवरी फिक्स्ड इंटरवल में मैं लगा सकता हूँ। जैसे आपको लगता है कि आप 10,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक हम लोग टर्म यूज़ करते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप उस मोड से आप पैसा लगा सकते हैं। तो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसमें आपको एक अमाउंट तय करना पड़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट की डेट तय करनी होती है कि हर महीने आप किस डेट पे इन्वेस्ट करेंगे, और आपकी फ्रीक्वेंसी भी तय करनी होती है। जैसे ये मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, इवन डेली SIPs भी आ गई है अब तो आप जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो वैसा आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ओके। इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फील्ड होते हैं, और ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसा आपका प्रेफरेंस है वैसे कर सकते हैं। ओके। तो क्या मैं जो आपने SIP बताया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो एक नॉर्मल लोग हैं, वो शायद हो सकता है इतना बहुत बड़ा अमाउंट लमसम ना कर पाए, तो छोटे-छोटे अमाउंट से वो SIP करके एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी, जी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे मान लीजिए 4 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है, या मुझे 2 साल बाद एक कोई फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो मैं उसके लिए SIP कर लूँ और उसके लिए पैसे जोड़ लूँ? जी, ऐसा कर सकते हैं। तो आपका जो भी गोल अमाउंट है, मतलब जो आपका टारगेट है, आपको लगता है कि आपको कार खरीदनी है, तो आप अप्रॉक्सिमेटली आप ये सोचिए कि आपको किस टाइप की कार खरीदनी है। तो वो जो कार खरीदनी है, उसकी अभी क्या कॉस्ट है? अगर आप उसको सोचते हैं कि आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद खरीदनी है, तो आप जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के कंसल्टेंट है, आप उनसे मिलिए, और वो आपको गाइड करेंगे कि अप्रॉक्सिमेटली अगर इन्फ्लेशन भी लगता है, तो 4-5 साल बाद उसका कॉस्ट इंक्रीज़ भी होता है, तो किस हिसाब से होगा, और अकॉर्डिंगली वो आपको एक प्लान बना के देंगे कि आपको इतने अमाउंट की SIP हर महीने करनी चाहिए, सो दैट आप ओके। उस टेन्योर के कंप्लीट होने तक आप वो राशि जमा कर पाए, जिससे आप वो कार का डाउन पेमेंट कर पाएँगे। ओके। या पूरा भी बराबर, कैश में लेना है, तो वो उस हिसाब से आपको प्लान बना के बराबर। और अब मैं एक एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि कब पैसे लगाया जाए या कब पैसे निकाले जाएँ? या हाई मार्केट में पैसे लगा लें और मार्केट लो जाएगा तो एकदम से मैं पैसे निकाल लूँ, कहीं मेरा पैसा कम तो नहीं हो जाए? क्या ये जी। सही अप्रोच है? ये सही बहुत सही अप्रोच हो सकती थी, अगर किसी को ये पता होता कि मार्केट का हाई वाला पॉइंट कौन-सा है और लो वाला पॉइंट कौन-सा है। हुँ। तो सबसे मज़ेदार बात ये है कि हम बहुत ईज़िली बोल देते हैं कि जब मार्केट हाई होगा तो हम सेल कर देंगे, और जब मार्केट लो होगा तो हम बाय कर लेंगे। पर किसी को हुँ, भी ये नहीं पता होता है कि लोवेस्ट पॉइंट कौन-सा है और हाईएस्ट पॉइंट कौन-सा है। इसलिए हमें बराबर। कभी भी टाइमिंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके हुँ, बजाय बजाय हमें टाइम देना चाहिए। हुँ, उसके लिए एक बहुत बराबर। फेमस कोट है कि डोंट टाइम द मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्पेंड टाइम इन द मार्केट। स्पेंड टाइम इन द मार्केट। राइट। बराबर। और मैं अभी जैसे आपने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट भी होता है और एक जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू एडवाइज़र भी के थ्रू होता भी होता है। इनमें जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं है। उनके हाँ थ्रू भी जी। होता है। तो मैं ये कैसे चूज़ करूँ कि कौन-सा सही एडवाइज़र है मेरे लिए और मैं उसको सिलेक्ट करके मेरा इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू करूँ? अम,
देखिए, इसका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि किस टाइप का एडवाइज़र होना चाहिए। बेसिक क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए एडवाइज़र के पास, जो भी एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास में। जैसे एनआईएसएम एमफी ने मैंडेट किया है, जो गवर्नमेंट मतलब गवर्न करती है ना, सेबी एमफी जो गवर्न करती है म्यूचुअल फंड्स को, उन्होंने ये तय किया है कि आपको एक इनका एनआईएसएम का एक एग्ज़ाम होता है, उसका 5A करके एक मॉड्यूल होता है, तो वो क्लियर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर का, और वो एक्टिव होना चाहिए। तो वो सबसे मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है कि वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जिसके भी थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या उसका वो एनआईएसएम 5A मॉड्यूल कंप्लीट है और एक्टिव है। तो अगर वो है तो अच्छा है। अगर उसका जो क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड है वो फाइनेंस रिलेटेड है, तो आपके लिए और प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसके बाद फिर जो चीज़ आती है, आप बात करके आपको ये पता चल जाता है कि उसका मार्केट से रिलेटेड क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला स्टार्ट ही करता है, लेकिन उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो जो मार्केट में जो चल रहा है, जैसा ट्रेंड चल रहा है इन्वेस्टमेंट का या जैसा भी है, उसको ग्रैब कर सकता है, जल्दी सीख सकता है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस हो आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, फ्रेशर्स के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट और ट्रस्ट, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका एक मैच होना चाहिए, मतलब जिसे आप कंसल्ट कर रहे हैं उनसे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको उनके साथ कंफर्ट बैठ रहा है, जो वो आपको आप अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप उनको ईज़िली दे सकते हैं, जो वो आपको बता रहे हैं उससे आप सैटिस्फाइड हो रहे हैं, प्लस ये मनी मैटर है, तो आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी बैंक डिटेल्स ये सब शेयर करते हैं। तो ये शेयर करते समय एक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब अगर आपके साथ है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं उनके साथ। बराबर, मतलब एक तो जो उनकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, जो जी, रजिस्टर होने के लिए ज़रूरी थी वो, जी, फिर उसके बाद जो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड हुआ, फिर जी। उसके बाद मेरी उनके साथ में एक ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग कैसी फीलिंग बैठ रही बैठ है, गई है। जी, मेरी वो रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे जी, हैं, ये सब चीज़ें अगर मुझे ठीक बैठती है तो फिर मैं उनके साथ में आगे बढ़ जुड़ सकता हूँ। सकते हैं। जी। राइट। अब एक बात मैंने सुनी है हुँ, कि म्यूचुअल फंड सही है। हुँ, अब ये म्यूचुअल फंड सही तो है, पर हुँ। क्या ये सबके लिए है? हाँ, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, और म्यूचुअल फंड सबके लिए भी है, लेकिन हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं है, बराबर। है ना? हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, जो मैंने आपको 3 क्राइटेरियाज़ बताए थे, कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हम्म, आप कितना टाइम मार्केट में स्पेंड कर सकते हैं, और आप रिस्क कितना ले सकते हैं। रिस्क का अर्थ ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या खत्म हो जाएगा। रिस्क का अर्थ ये है कि अप एंड डाउन जो होते हैं, राइट। वो कितना ड्रास्टिक राइज या कितना ड्रास्टिक फॉल आप उसके लिए तैयार हैं, वो रिस्क है। हम्म, जैसे कुछ फंड्स राइट। ऐसे होते हैं कि जो बैलेंस्ड रिस्क रहता है, जिसमें मार्केट अगर गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरते, और अप होता है तो बहुत ज़्यादा अप नहीं होते, मॉडरेट बीच में चलते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हाई बीटा फंड्स वगैरह, जो अ, अगर वो सेक्टर्स या वो मार्केट अच्छा मतलब फेवर करता है तो वो बहुत ज़्यादा अप जाते हैं, और अगर डाउन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं। तो वैसा अलग-अलग रहता है। तो हर किसी का जो प्रेफ़रेंस रहता है, उसके हिसाब से उसको म्यूचुअल फंड बताए जाते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इसका बहुत सिंपल अगर लेमन स्टाइल में एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, तो अगर मेरी डॉटर है, अब अगर मुझे 6 मंथ्स बाद उसकी फ़ीस भरनी है, तो मुझे बिल्कुल भी एग्रेसिव इक्विटी फंड्स में नहीं जाना चाहिए। भले ही मार्केट उस टाइम कितना भी अच्छा जा रहा हो, अप जा रहा हो, रैली अच्छी चल रही हो, लेकिन मुझे इस प्रेडिक्शन पे कि और 6 महीने और अच्छा मार्केट जाएगा, मैं तो लगा देती हूँ, फिर निकाल लेंगे अच्छे प्रॉफिट के साथ। नहीं, ये गलत आइडिया होगा। मुझे उसको एक सिक्योर्ड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिक्योर्ड इन द सेंस कि जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम हो, जिसका रिस्क मीटर जो है वो वेरी लो हो, जैसे लिक्विड फंड्स होते हैं, या थोड़ा सा
उससे एक नॉच ऊपर लिक्विड प्लस फंड्स होते हैं, तो उस टाइप के फंड्स में जिनका मतलब टाइम होराइजन 0 to 6 मंथ्स का है, मुझे उस टाइप के फंड्स में जाना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि मुझे मेरी डॉटर की फीस आज से 6 साल बाद भरनी है, तो ज़रूर मैं इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स के कॉम्बिनेशन में जा सकती हूँ और अपना वेल्थ क्रिएट कर सकती हूँ। फिर कई सारे अप्रोच होते हैं, स्टैगर्ड परचेसेस भी कर सकते हैं, और स्टैगर्ड परचेसेस मतलब एसआईपीज वगैरह के साथ में भी परचेज कर सकते हैं। तो वो करके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो यूज़ करके वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। लेकिन बस यही है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कितना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मैं कितनी रिस्क ले सकती हूँ। अगर 6 मंथ बाद मुझे फीस भरनी है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मार्केट गिर गया तो चलो ठीक है, 10-20 हज़ार कम भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। वो रिस्क अगर मैं नहीं ले सकती तो मुझे बिल्कुल भी इक्विटी मार्केट में जंप नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बराबर। दीप्ति जी, आपने ये सारी चीज़ें बताई और बड़े अच्छे तरीके से बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें इसमें से पता पड़ी होंगी, और व्यूअर्स की हेल्प के लिए आपकी जो फर्म की कॉन्टैक्ट डिटेल है, और जिससे अगर व्यूअर्स को आपसे कॉन्टैक्ट करना हो, आपसे गाइडेंस लेना हो, कंसल्टेंसी लेनी हो, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, तो वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपसे इस सीरीज के वापस दूसरे एपिसोड में मिलेंगे, जिसके अंदर हम इन्हीं इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस की अलग-अलग मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। तो आज के समय के लिए और आज की सारी डिटेल्स के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी सीरीज के दूसरे एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।